Hello and good morning students. How are you? I hope you all are fine. I am going to discuss about ट्रांसक्रिप्शन. एक्चुअल मेरा एप्लीकेशन हो चुका था डीएनए का. अब इसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन. मैंने बताया भी था कि जो प्रोटीन मशीनरी होती है हमारी, या जो ये कह लो कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस कराता कौन है? डीएनए. डीएनए खुद कुछ नहीं करता. मैंने बताया था कि डीएनए इज ए मास्टर मॉलिक्यूल. इट डजेंट हैव डायरेक्टली एनी वर्क, मतलब किसी भी काम को ये डायरेक्ट नहीं करता है. ये क्या करता है कि आइदर ऑफ तीन तरह के ये क्या करते हैं, एक तरह से अपनी हैंड्स क्रिएट करता है. तीन अपने हैंड्स क्रिएट करने का अर्थ ये हो गया कि तीन अपने वर्कर को बनाता है. एक मैसेज भेजता है, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए. सेकंड जो होता है उसको बोलता है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए. और तीसरा भेजता है ये टीआरएनए. इन तीनों, इसमें से टीआरएनए और आरआरएनए दोनों मिल करके हेल्प करते हैं. और हेल्प करते हैं तो एमआरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है या प्रोटीन बनाता है. बताया भी था. अब ये प्रोटीन कैसा हो सकता है? या तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकता है या तो फंक्शनल हो सकता है. स्ट्रक्चरल इन द सेंस दैट हमारी बॉडी डिजाइन करे, फंक्शनल इन द सेंस दैट हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करे. अब बॉडी डिजाइन कर रहा है, बॉडी डिजाइन में जैसे बोन्स बन रहे हैं, मसल्स बन रहे हैं, बॉडी के हर पार्ट्स बन रहे हैं, स्किन बन रहे हैं, हेयर बन रहे हैं, बॉडी डिजाइन, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगे. एंड दोज प्रोटीन दैट कैटालाइज द एनी रिएक्शंस आर कॉल्ड फंक्शनल प्रोटीन, जिसमें से हार्मोन्स और एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स ये सब जो होते हैं वो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं. तो डीएनए अपने आप में खुद कुछ नहीं करता, ये आरएनए से करवाता है. तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू डीएनए आरएनए को बनाता है, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि डीएनए अपने समय नया डीएनए बनाता है. अब इसमें हम पढ़ेंगे कि डीएनए कैसे प्रोटीन को बनवाता है. हेट्रोकैटालिटिक रेप्लिकेशन मैंने बताया था. अभी तक जो पढ़ रहे थे ऑटोकैटालिटिक था, जिसमें सेमी कंजर्वेटिव पढ़े थे हम लोग, कंजर्वेटिव पढ़े थे, डिस्पर्सिव बताया था, एग्जैक्ट जो था वो सेमी कंजर्वेटिव था. अब हम पढ़ेंगे हेट्रोकैटालिटिक, जिसमें डीएनए क्या करता है? आरएनए बनाएगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा. तो वो प्रोसेस जिससे डीएनए से आरएनए बनता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. एंड दैट प्रोसेस in which RNA synthesized protein is called translation. एक्चुअल में इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि डीएनए जो भी मैसेज इन्फॉर्मेशन भेजेगा, तो डीएनए के अंदर क्या होते हैं? तो डीएनए में होते हैं 4 बेस पेयर, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन. जबकि आरएनए में जब जाएगा तो आरएनए किस रूप में इसको रीड करेगा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल. यानी कि ये कह लो इसमें डीएनए में होगा तो है ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी. आरएनए में जब ये रीड होगा तो ए डबल बॉन्ड यू और जी ट्रिपल बॉन्ड सी. तो देखो ट्रांसक्रिप्टर इसलिए कहते हैं. ट्रांसक्रिप्टर का मतलब क्या है कि वो एक मतलब क्या कहते हैं, लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर दे, ट्रांसक्रिप्ट कर दे. तो यहाँ लैंग्वेज इसने क्या भेजा था? ए और टी. लेकिन उसको ट्रांसक्रिप्ट किस में किया? आरएनए ने, ए और यू. और फिर अगेन जो ए और टी था उसमें ट्रांसलेट कर दिया इसने, तो वो क्या बन गया? प्रोटीन बन गया, या ट्रांसलेशन हो गया आगे, या प्रोटीन बना दिया. तो यही दो प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. हम लोग पहले पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसलेशन. क्लियर? तो ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान रहे, द प्रोसेस बाय विच डीएनए सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, दैट इज आइदर एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. अब देखो होता क्या है. एक्चुअल में दो तरह के डीएनए होते हैं, प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए. तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में अलग अलग होते हैं. उसके भी रीजन है. अब रीजन क्या है? एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स नहीं बनते हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसका कारण क्रोमोसोम नहीं बनते हैं. जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिसके कारण उसमें क्रोमोसोम बनता है. तो देखो होता क्या है, दो चीज़ें हो गई. एक हो गया प्रोकैरियोट्स और दूसरा कौन हो गया? यूकैरियोट्स. अब देखो होता क्या है, अगर प्रोकैरियोटिक डीएनए है, सपोज दैट, एक चीज़ और देखिए, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल हो गया. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो इसके साइटोप्लाज्म में होता है डीएनए.
और यूकैरियोटिक अगर सेल है कोई भी, मान लो सपोज दैट ये यूकैरियोटिक सेल है, तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उसका जो डीएनए होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। यूकैरियोटिक का डीएनए कहाँ होता है? उसके न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, अब होगा क्या, प्रोकैरियोटिक में डीएनए क्या करेगा, जब आरएनए बनाएगा तो क्या करेगा, ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में बना देगा उसके। यानी कि यहाँ पे डीएनए था, इसने क्या किया, यहाँ से जैसे इतने दूर में इसको एक प्रोटीन बनाने वाला कोड है, या एक्चुअल में ये देख लो कि डीएनए में क्या होता है कि कोई भी अगर डीएनए है XYZ, तो डीएनए के अंदर कुछ स्पेसिफिक बेस पेयर होते हैं, जैसे A डबल बॉन्ड T G ट्रिपल बॉन्ड C। यानी अगर ये डीएनए है सपोज दैट A T G C T A, कुछ भी XYZ है। अब होता क्या है कि ये जो कोडॉन है यहाँ T A C G A T ऐसे रहेगा। अब होता क्या है कि कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन में कुछ बेस मिल करके किसी न किसी प्रोटीन को कोड करते हैं, तो जिस रीजन में प्रोटीन सिंथेसिस होना है उस रीजन का कोड बनेगा और वो कोड किस रूप में आएगा, mRNA के रूप में आएगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ mRNA बना दिया, ये mRNA बन गया। अब इस mRNA पे प्रोटीन सिंथेसिस होनी है या इस mRNA पे प्रोटीन बनने हैं, इसी mRNA से प्रोटीन बनने हैं। अब होता क्या है कि प्रोकैरियोटिक में कि डीएनए के अंदर कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण ये डायरेक्ट mRNA बना देता है, इसमें कोई भी एडिशनल चीज़ें नहीं बनती है और इसी साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। तो एक तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि डीएनए किधर होता है, न्यूक्लियस में होता है। डीएनए जो लोकेटेड होता है वो किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म में नहीं होगा। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में हुआ, यूकैरियोटिक में कहाँ हुआ, न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है, यानी न्यूक्लियस के अंदर, ये मान लो सपोज दैट अगर न्यूक्लियस है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर पोर होते हैं, पड़े होंगे। अब इसमें क्या होगा कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो डीएनए क्या करेगा, पहले प्रोटीन को mRNA को बनाएगा इसके न्यूक्लियस में। यानी यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोकैरियोटिक में कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। अब होगा क्या कि इस न्यूक्लियर पोर से ये mRNA जो होगा वो आएगा इसके साइटोप्लाज्म में। अब ये mRNA जब साइटोप्लाज्म में आएगा तब यहाँ पे इसका प्रोटीन सिंथेसिस होगा, यानी ट्रांसलेशन होगा। तो देखो डिसिमिलरिटी ये हुआ कि यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हुआ, प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में हुआ। सिमिलरिटी क्या हुआ कि ट्रांसलेशन प्रोकैरियोटिक में भी साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोटिक में भी साइटोप्लाज्म में होता है, दोनों में ही साइटोप्लाज्म में होता है। तो जो ट्रांसलेशन होगा वो कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। अच्छा, ये यहाँ पे न्यूक्लियस में इसलिए नहीं होता है क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, न्यूक्लियस में उतना स्पेस होता नहीं है, जिसके कारण न्यूक्लियस के अंदर और ट्रांसलेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 100 डिफरेंट टाइप्स के टीआरएनए होते हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, न्यूक्लियस में नहीं होते हैं। इसीलिए साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन होता है। एक ये हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या होगा। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक, अभी हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसमें ट्रांसक्रिप्शन, जैसे अगर डीएनए है, प्रोकैरियोटिक है ये, तो इसमें क्या होता है कि डीएनए से डायरेक्ट, ये डीएनए हो गया। अब इसमें क्या होगा, जब ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन में क्या होगा कि इस डीएनए के अंदर ही कुछ पार्ट अनवाइंड होंगे और यहीं पे ये पार्ट जो होगा एमआरएनए बना लेगा। ये पार्ट जो होगा वो यहीं पे एमआरएनए बना लेगा, यानी कि डायरेक्ट एमआरएनए बनेंगे इसमें। ये है अगर, तो ये बेस पेयर अगर है, सपोज दैट डीएनए है ये, तो इसमें क्या होगा कि यहीं पे ये प्रोटीन एमआरएनए डायरेक्ट बन जाएगा। ये जो भी बनेगा ये डायरेक्ट एमआरएनए बन जाएगा। ये क्यों? क्योंकि इसमें जो डीएनए था उसके अंदर कोई भी एडिशनल पार्ट नहीं थे। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि यूकैरियोटिक में जो डीएनए होते हैं, अगर ये यूकैरियोटिक डीएनए है तो इस यूकैरियोटिक डीएनए में सारे के सारे पार्ट प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। वो कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं डीएनए के बीच बीच में, ऐसे पोर्शन होते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं,
यानी कि उसके पास प्रोटीन का कोई वो नहीं होता, कोड नहीं होता है। होता क्या है कि डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बताया था मैंने कि डीएनए के अंदर ए टी जी सी जो भी बेस पेयर होते हैं वो बेस पेयर प्रोटीन का कोड होता है उसमें। उस बेस पेयर के अंदर जैसे अभी हमने बताया था कि जैसे ए हो गया, टी हो गया, जी सी टी ए, कुछ भी एक्स वाई जेड है। अब इस डीएनए का ये इसका अपोजिट ये सेगमेंट हो गया। अब इसमें कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जो जिसके कोड जो है प्रोटीन के लिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। तो जो प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, बीच बीच में घुसे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं इंट्रॉन, और जो प्रोटीन को कोड करते हैं उनको बोलते हैं एक्सॉन। तो जो यूकैरियोटिक आरएनए होता है इसमें दो तरह के पार्ट होते हैं, कुछ जो होते हैं इंट्रॉन और कुछ होते हैं एक्सॉन। अब होता क्या है कि जो इंट्रॉन होते हैं वो प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, तो ज़रूरी होता है कि इस इंट्रॉन्स को काट काट के अलग किया जाए, इस इंट्रॉन को काट काट के अलग किया जाए और एक्सॉन को क्या किया जाए, जोड़ा जाए, एक्सॉन को जोड़ा जाए और इनको काट काट के बीच से निकाला जाए। तो होता क्या है कि अब यहाँ से एक एक्सॉन आ गया, दूसरा एक्सॉन ये आ गया, तीसरा एक्सॉन ये आ गया, और जो बीच के इंट्रॉन थे वो क्या हो गए, काट काट के अलग कर दिए गए। उस फिनोमिनॉन को बोलते हैं हम स्प्लाइसिंग। तो इसमें एक ज़रूरी क्या होता है कि स्प्लाइसिंग हो, स्प्लाइसिंग हो। तो वो प्रोसेस एक दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई कि प्रोकैरियोटिक में कोई एक्सॉन इंट्रॉन नहीं होता है, डायरेक्ट डीएनए से एमआरएनए बन जाता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि बीच बीच में नॉन कोडिंग रीजन होते हैं जिनको इंट्रॉन्स कहते हैं, उनको काट के हटाना ज़रूरी होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, स्प्लिसिंग होता है। तो ये दो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। दूसरा इनमें एक तो हो गया, हाँ बता दिया था प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। एक तो हो गया इनके प्रोकैरियोटिक का ये कि कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट इसमें बन जाता है डीएनए से एमआरएनए, यूकैरियोटिक में डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसमें स्प्लिसिंग की ज़रूरत होगी। ये मेन कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। अब आगे ये पूछा जाता है कि डीएनए, जैसे कोई भी डीएनए है, डीएनए का वो पोर्शन या वो सेगमेंट जिसके ऊपर नया डीएनए बनता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए या टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये दो कॉम्प्लेक्सिटी आप जरूर याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन होगा, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में होगा। प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन के लिए किसी भी मतलब क्या कहते हैं स्प्लिसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हो जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में स्प्लिसिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि डीएनए में बीच बीच में कुछ नॉन कोडिंग रीजन होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स, और उसको काट के हटाना ज़रूरी होता है, तभी एक्सॉन्स जुड़ेंगे तो एमआरएनए बनेगा, अदरवाइज यहाँ पे एमआरएनए नहीं बनेगा। तो वो प्रोसेस जिसमें इंट्रॉन्स को काट के हटा दिया जाता है और सारे एक्सॉन्स को जोड़ करके एक एमआरएनए बना दिया जाता है, उस फिनोमिनॉन को बोलते हैं हम स्प्लिसिंग। ये एमआरएनए बन करके तैयार हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक कि जो डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन क्या दोनों स्ट्रैंड का होता है या एक स्ट्रैंड का होता है? जो कि अभी बताया था कि डीएनए एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी जीन को। जीन होता क्या है, क्योंकि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा या ट्रांसलेशन होगा तो ये जीन में होगा, डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट में होगा। ये बोला भी जाता है व्हाट इज जीन, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट असाइन्ड फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। अगर मान लो सपोज दैट ये डीएनए है, ठीक है, ये हम लोगों का डीएनए हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर का होता है। इस डीएनए में क्या होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ पर्टिकुलर जो सेगमेंट होते हैं वो किसी न किसी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं या असाइन्ड होते हैं। तो द पार्ट ऑफ डीएनए दैट असाइन्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन और पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड और अ पर्टिकुलर ट्रेट इज टर्म्ड एज जीन। मेंडल ने फैक्टर बोला था, बाद में जॉनसन ने आके टर्म जीन दिया था। डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी न किसी कैरेक्टर के लिए, किसी न किसी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, किसी न किसी पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए असाइन्ड होता है, उसको हम नाम देते हैं
जीन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रोटीन हो गया। अब ये इंसुलिन बनाने वाला जो जीन होगा, उस जीन में सबसे पहले क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये इंसुलिन बनाने वाला जीन क्या करेगा? कोड लेके आएगा, इंफॉर्मेशन लेके आएगा, मैसेज लेके आएगा, और उसी को बोलते हैं हम mRNA या मैसेंजर RNA। अब इसी RNA पे इंसुलिन बनेगा या हमारी ग्लोबिन चेन बनाने हैं, तो ग्लोबिन चेन बनाने वाला जो जीन होगा, उस जीन के अंदर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इंसुलिन बनाने वाला मैसेज लेके वो आएगा, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर RNA बोलते हैं। क्लियर? अब इसके ऊपर जब प्रोटीन बनेगी, चाहे वो इंसुलिन बने, चाहे वो ग्लोबिन बने, तो जो जिस प्रोसेस से इसके ऊपर वो प्रोटीन बनेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब इसके आगे वाला जो फिनोमिनन होगा ट्रांसक्रिप्शन के, वो होगा ट्रांसलेशन। और जब ट्रांसलेशन होगा तो यही क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। चूँकि प्रोटीन्स बताए भी थे, हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से चलती है, चाहे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो चाहे फंक्शनल प्रोटीन हो। हमारे ब्लड में प्रोटीन है, बोन में है, मसल्स में है, स्किन में है, हेयर में, हर जगह प्रोटीन है। प्रोटीन से ही बने हैं हम लोग। तो ये दो फिनोमिनन होती है। अब इस जीन में ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन में ये पूछा जाता है कि अगर ये DNA का पार्ट है, सपोज दैट हम इन DNA को ऐसे अनवाइंड करके बनाते हैं, ये DNA है, अगर हमने इसको क्या कर दिया? ओपन कर दिया लाइक दिस, ये DNA को हमने ऐसे बना दिया। क्लियर? अब इसमें मान लो सपोज दैट A है, T है, G, C, T, A, कुछ भी XYZ लिख सकते हो। अब इसका जो अपोजिट बनेगा, A का T का A, G का C, ये बनेगा। ठीक? अब इस बीच बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगे रहेंगे, इस तरह से ये बॉन्डिंग लगा रहेगा। ठीक है? अब देखो होता क्या है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या ट्रांसक्रिप्शन इन दोनों स्ट्रैंड का होगा? अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये सपोज दैट 3' है, ये 5' है, ये सपोज दैट 5' है, ये क्या है? 3' है। क्लियर? तो ये बोला जाता है कि द स्ट्रैंड हैविंग पोलरिटी 3' to 5'। क्लियर? इज टेम्पलेट स्ट्रैंड और द strand of DNA that having polarity 5' to 3' has a template strand। होता क्या है कि जो DNA से DNA जब बनता है तो DNA का जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो उसमें DNA पॉलीमरेज काम करता है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है। और जब RNA को बनाया जाता है तो उसमें जो काम करता है उसका नाम है RNA पॉलीमरेज। ठीक है? अब देखो होता क्या है, इसमें क्या होगा कि DNA के ऊपर RNA बन रहा है तो उसको बोलते हैं DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। उस एंजाइम को क्या बोलेंगे? जो एंजाइम यहाँ पे काम करेगा उस एंजाइम का नाम है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। क्लियर? इसकी खासियत होती है कि जब भी ये RNA को जोड़ेगा तो 5' to 3' डायरेक्शन में जोड़ेगा। अब होगा क्या? जब 5 to 3 जोड़ेगा तो ये उसी स्ट्रैंड पे बनेगा जिसकी पोलैरिटी क्या हो? 3' to 5' हो। अब इसमें पोलैरिटी देखो क्या है, अगर हम इधर से इधर चलते हैं तो 5 to 3 है, ये स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा? नहीं होगा। इसकी पोलैरिटी क्या है? 3' to 5' है, यानी ये टेम्पलेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यही पूछा जाता है कि टेम्पलेट कौन सा स्ट्रैंड होगा, या टेम्पलेट DNA या दोज स्ट्रैंड ऑफ DNA ऑन विच न्यू स्ट्रैंड ऑफ DNA इज सिंथेसाइज्ड कॉल्ड टेम्पलेट DNA। टेम्पलेट DNA वो DNA का स्ट्रैंड होता है जिसके ऊपर नए DNA का सिंथेसिस होता है, नए DNA का फॉर्मेशन होता है या नए RNA का फॉर्मेशन होता है, उसको टेम्पलेट DNA बोलते हैं। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन हो सकता है? मान लो सपोज दैट A हो गया, B हो गया, दो स्ट्रैंड है। अब B की पोलैरिटी क्या है? 5 to 3 है, ये टेम्पलेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब भी DNA पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज
ला के जोड़ेगा तो वो किस डायरेक्शन में जोड़ेगा, 5' to 3' डायरेक्शन में जोड़ेगा। तो ये उसी स्ट्रैंड पे जोड़ेगा जिसकी पोलरिटी 3 to 5 हो। तो 3 to 5 वाला जो होगा ये क्या कहलाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। जो 5 to 3 होगी वो टेम्पलेट नहीं होगी, उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। अब कोडिंग क्यों बोलते हैं ये देख लो। एक्चुअल में होता क्या है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो जितना भी एडेनिन होगा उसके आगे जब जुड़ेगा, चूँकि यहाँ से ए से टी जुड़ेगा, यहाँ मैं बना देता हूँ एक बार। जैसे मान लो सपोज दैट ये पोलरिटी हो गई इसकी, मैंने बताया था ऊपर 3' to 5', थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ। दूसरे की पोलरिटी है 5' to 3'। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए टी जी सी टी। अब दूसरे की पोलरिटी इसकी अपोजिट है, क्या है, टी ए सी जी ए टी जी सी टी ए सी जी, ये है। अब जब mRNA बनेगा तब देखो होगा क्या, mRNA जब बनेगा तो देखो mRNA कैसे बनेंगे, ए का यहाँ क्या बनेगा, टी ए। अब यहाँ पे टी नहीं जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, यू जुड़ेगा। यहाँ टी से ए जुड़ेगा, जी से सी, सी का जी, टी का ए का टी नहीं जुड़ेगा, यू जुड़ेगा, सी का जी, जी का सी, ए का टी, टी का फिर यहाँ पे क्या जुड़ेगा, यू नहीं जुड़ेगा, ए नहीं जुड़ेगा, टी से ए जुड़ेगा, यहाँ पे ए का टी नहीं जुड़ेगा, यू जुड़ेगा, ए सी जी। अब देखा जाए तो जो पोलरिटी इस स्ट्रैंड की है वही पोलरिटी mRNA की है। ये क्या है, mRNA। अब इस mRNA को हम ले आके अलग करें, यहाँ पे अलग करें इस mRNA को, तो देखोगे तो जो ऊपर कोडॉन इस tRNA की है, सॉरी जो कोडॉन इस DNA की है वही mRNA की है, U A C G A U G C U A C G। तो जो यहाँ पे क्या है, ये 5' to 3' है, यानी जो पोलरिटी mRNA की है वही पोलरिटी किसकी है, डीएनए की है। दोनों सेम है, तो सेम होने का कारण इसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को टेम्पलेट बोलेंगे, क्योंकि टेम्पलेट पे बन रहा है। तो जो टेम्पलेट की कोड होते हैं उसका अपोजिट किसका होता है, कोडिंग का। तो जो mRNA का होता है वही कोडिंग का होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो अपोजिट वाला होता है जिसके ऊपर बनता है mRNA उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो mRNA जिस पे बनेगा उसको बोलेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड और उसके अपोजिट को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर। तो इस तरह से होता क्या है प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये देख लो, दो रीज़न है। अगर मान लो ये भी कोडिंग टेम्पलेट हो गया और इसने भी अगर इधर से एक नया बना दिया तो जो इसका बनेगा वो इस mRNA का अपोजिट होगा, यानी दो mRNA की अपोजिट चेन बन जाएगी और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ करके आपस में डबल स्ट्रैंडेड mRNA बना लेंगे। तो दोनों कभी कोडिंग की तरह बिहेव नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर एक बन गया, एक जैसे ऊपर 3 to 5 पोलरिटी थी, इसका सेम टू से अपोजिट था कौन, mRNA। अब जिसकी पोलरिटी 5 to 3 है इसका भी एक mRNA बन जाए तो दोनों mRNA अपोजिट रहेंगे और दोनों जुड़ करके क्या कर लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड mRNA बना लेंगे। एक mRNA ऐसे बन जाए जो इसका अपोजिट हो, यानी U का A हो, A का U हो, C का G, G का C, A का U, U का A। तो इस तरह से अगर अपोजिट वाले बन गए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ करके एक डबल स्ट्रैंडेड mRNA बना लेंगे। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके क्या कर लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड mRNA बना लेंगे। तो कोई पूछ दे कि भाई दोनों कोडिंग क्यों नहीं हो सकता, तो इसके दो रीज़न है। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दोनों से दो mRNA की चेन बनेगी, दोनों mRNA जोड़ करके डबल स्ट्रैंडेड mRNA बना लेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा, अगर बाय द वे प्रोटीन सिंथेसिस हो भी गया तो दो अपोजिट प्रोटीन बन जाएंगी, वो दोनों एक दूसरे का उल्टा रहेगा, हमारी प्रोटीन मशीनरी डिस्टर्ब हो जाएगी। इतना ज़्यादा साइटोप्लाज्म में स्पेस नहीं है कि ये दो प्रोटीन एक साथ बना सके या बहुत सारा प्रोटीन बना सके। तो कई रीज़न हो जाते हैं, मेन बेसिक रीज़न दो ही हैं
कि अगर 2 mRNA बन गए तो दोनों मिलकर डबल स्ट्रैंडेड mRNA बन जाएंगे, प्रोटीन मशीनरी बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर 2 प्रोटीन सिंथेसिस हो भी गया तो 2 अपोजिट प्रोटीन बन जाएंगे, वो दोनों एक दूसरे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं या हमारी प्रोटीन मशीनरी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये कंडीशंस होती है ट्रांसक्रिप्ट की, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करते हैं। अब दूसरा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, उस प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक ही डीएनए के अंदर कई सारे प्रोटीन बनाने का कैरेक्टर होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती है, वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो एक ही डीएनए, बताया था मैंने कि प्रोकैरियोटिक में एक तो कोई भी एक्सॉन इंट्रॉन नहीं होते हैं, दूसरा ये होता है कि प्रोकैरियोटिक अगर ये डीएनए है तो यही डीएनए कई तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकता है, सिंथेसाइज मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंथेसाइज मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। इस फिनोमिनॉन को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि एक अगर डीएनए है तो एक पर्टिकुलर आरएनए को ही बनाएगा, पर्टिकुलर प्रोटीन को ही बनाएगा, दूसरे को नहीं बनाएगा। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि अगर यूकैरियोटिक डीएनए है ये, सपोज दैट, तो ये डीएनए क्या करेगा, एक सिंथेसाइज, ये कह लो सिंथेसाइज अ पर्टिकुलर प्रोटीन या 1 प्रोटीन चेन या 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। और इस फिनोमिनॉन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक। तो इस तरह से जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें ये सब डिफ्रेंशिएशन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, ध्यान दीजिएगा। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है वो क्या होगा, पॉलीसिस्ट्रोनिक होगा, क्योंकि एक डीएनए एक से ज़्यादा प्रोटीन की चेन बनाने की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है या कैरेक्टर होता है। जो यूकैरियोटिक होता है, अगर एक डीएनए का एक जीन है तो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके लिए दिया भी गया था 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, बाद में उसको चेंज किया, बीडल और टेटम ने दिया था 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, बीडल और टेटम का ही चेंज किया गया था। हालांकि 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस के लिए बीडल और टेटम को नोबेल प्राइज़ मिला था, बाद में उसको चेंज करके 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस किया गया, क्योंकि एक एंजाइम बने चाहे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बने, दोनों बात बराबर है। तो उसी को मोनोसिस्ट्रोनिक बोलते हैं, यानी एक जीन जो होगा वो एक पर्टिकुलर ही प्रोटीन बनाएगा। अगर हीमोग्लोबिन का जीन है तो वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन की चेन ही बनाएगा, उसमें भी अगर अल्फ़ा वाला है तो अल्फ़ा को बनाएगा, HbA1 पढ़ाया था मैंने। अगर बीटा वाला होगा HBB तो वो बीटा चेन को बनाएगा। इंसुलिन में भी है, अगर अल्फ़ा चेन इंसुलिन की बन रही है तो अल्फ़ा को ही बनाएगा, बीटा वाला है वो बीटा को बनाएगा, दोनों को एक नहीं बना सकते, या बीटा वाला अल्फ़ा को नहीं बना सकता, अल्फ़ा वाला बीटा को नहीं बना सकता। जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं है, प्रोकैरियोटिक में एक ही डीएनए कई तरह के प्रोटीन की चेन को बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक। जीन का अब नया नाम है सिस्ट्रॉन, इसलिए पॉलीसिस्ट्रोनिक। 1 जीन मेनी पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, और यहाँ क्या है 1 जीन 1 एंजाइम 1 पॉलीपेप्टाइड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक। एक सिस्ट्रॉन एक प्रोटीन की चेन बनाएगा, इसलिए मोनोसिस्ट्रोनिक है। और प्रोकैरियोट क्या है, पॉलीसिस्ट्रोनिक है। अब इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, फिर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करते हैं।